है। हम आज समाज में जो अल्कोहल अ, लेते हैं उनकी जो समस्या है, जो आज़ार है वो आज़ार वो खुद अकेले को नहीं होता, वो सब घर पूरा त्रस्त रहता है। जिनको ये आज़ार होता है उनके फैमिली के सभी मेंबर इस परिस्थिति से जाते हैं और क्योंकि बच्चे, पत्नी, पूरी फैमिली इसमें अ, आज़ार हो जैसे वो बीमार है ऐसे है उनकी स्थिति। तो आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय सॉरी आज के हमारे चीफ गेस्ट है श्री मोहन आर नागपुर और संजय यू वर्धा महाराष्ट्र से है। आज वो हमें शराब की लत से निजात पाने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था का कैसे हम मार्गदर्शन ले और कैसे उनके साथ हम जुड़े। आज वो हमें इस विषय पर हमें मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री मोहन आर जी और संजय यू वर्धा से है। उन दोनों को भी मैं इस योगाहार मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। जी वो जी मोहन आर्य जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप मुझे सुन पा रहे? हाँ जी संजय जी। थैंक यू मैडम। सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं संजय यू बोल रहा हूँ वर्धा से। आज जो विषय ये जो किनेकर ताई ने रखा है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस संस्था जो एक शराबी के लिए काम करती है, उस बारे में जानकारी के लिए उन्होंने हमसे अनुरोध किया था कि इस बारे में बताएं। और उन्होंने काफ़ी दिनों से ये कोशिश की कि हम आपके ये प्रोग्राम में आए, और आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो किनेकर ताई जी ने बोला है कि ये एक बीमारी यानी अल्कोहलिक का जो कंजम्पशन होता है। आप सभी सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी हाँ जी सुन रहे हैं। जी सर, जी सर। ये जो अल्कोहलिक, ओके ओके, अल्कोहलिज्म ये एक डिसीज है, इस पे मैं बाद में आऊँगा। हमारे साथ मेरे जो मार्गदर्शक है मोहन आर नागपुर से। अभी हम ये मोहन आर या संजय यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो संस्था है बेसिकली इसमें अनामिकता की बहुत ज़्यादा फिक्र की जाती है, क्योंकि कोई भी जो नया सभासद आए उसे ऐसा ना लगे कि मैं जिस संस्था से जुड़ने जा रहा हूँ या फिर जिस संस्था से मदद लेने जा रहा हूँ मेरे खुद के बीमारी के तहत, तो मेरा नाम कहीं समाज में इधर उधर पता न चले, इसीलिए इसे अलौकिक संस्था कहते हैं और इसकी जनरल एडवर्टाइज नहीं की जाती है। और जो हमारे संस्था का जो सभासद यानी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कोई फीस नहीं होती है। सभासद बनना यानी जिसे शराब की समस्या है, वो आदमी जब हमारे तरफ एक समस्या लेके आता है तो उसे कहीं इनसिक्योरिटी फील ना हो, इसलिए हम हमारे चेहरे या फिर हमारे सरनेम, हमारा पेशा ये लोगों के सामने नहीं रखते हैं। तो इस वजह से आज हमारा ये जो वीडियो है वो बंद है और नाम जो है वो पूरा नहीं ले सक रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो चलिए आज अल्कोहलिज्म एक डिसीज क्या है, ये संस्था कब से अपने वर्ल्ड में काम कर रही है, उसका ओरिजिन कहाँ से है और ये कैसे काम करती है, इस बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। मेरे साथ मोहन आर जी जो मेरे ही मार्गदर्शक है, वो भी जहाँ मुझसे कुछ छूट जाएगा तो वो कैरी ओवर करेंगे। तो बेसिकली अल्कोहलिक एनोनिमस ये 1934 में एक साइकेट्रिक डॉक्टर विलियम विलियम डी सिल्कवर्थ जो अमेरिका से थे और काफ़ी लोगों पे वो इलाज किया करते थे, जिन्हें भी अल्कोहल की समस्या होती थी। तो उन लोगों पे वो उनके हॉस्पिटल में, टाउन हॉस्पिटल था वो, हॉस्पिटल में एक बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ पे वो यानी वो खुद अपनी मर्जी से वो ट्रीटमेंट करते थे।
तो ये संस्था के जो सह संस्थापक है, यानी यहाँ पे संस्था में को फाउंडर बोले जाता है। कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी नहीं होता है। पद, ये जो शब्द है वो नहीं यहाँ पे चलता है। हर आदमी यहाँ का सेवक होता है। तो 1935 में डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ, इन्होंने बिल डब्ल्यू करके एक शराबी थे जो हमारे को फाउंडर है, उनकी ट्रीटमेंट करते वक्त उनके ऐसे ध्यान में आया कि बिल डब्ल्यू, इनकी ट्रीटमेंट करते हुए उन्हें ऐसा लगा कि एक शराबी जब दूसरे शराबी के साथ शेयर करता है, अपनी बातें शेयर करता है, तो उसमें से वो शराब से छुटकारा पाने के लिए ये चीज काफी मददगार साबित हो सकती है। अब हमारा जो कार्यक्रम का हमारे जो प्रोग्राम का थीम है वो है शेयरिंग एंड केयरिंग, अपने अनुभव को साझा करना। अब शेयर का जो मीनिंग हमारे जो मार्गदर्शक है उन्होंने मुझे कल ही ज्ञात हुआ है, उसका मीनिंग होता है से हॉनेस्टी अ रियल एक्सपीरियंसेस। से हॉनेस्टली अ रियल एक्सपीरियंसेस। आपको फिर से एक बात मैं रिपीट कर दूं कि हमारी जो संस्था होती है उसमें ना तो किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन, किसी प्रकार की फीस, किसी प्रकार का मेडिसिन या किसी प्रकार का कोई भी भगवान का जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है अल्कोहलिक एनोनिमस का, वो पूरा आध्यात्मिक है, हायर पावर पे आधारित है। बोलने का मतलब ये है मेरा कि जो भी कम्युनिटी से जो भी व्यक्ति आता है, कोई अगर मुसलमान है तो वो अल्लाह को मानेगा, क्रिश्चियन है तो वो अपने गॉड यीशु क्रिस्त को मानेगा, हिंदू है तो वो अपने अपने भगवान को मानेगा। ऐसे अपने ये आध्यात्मिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1935 में। आज करीब ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस है वो 165 प्लस देशों में काम कर रही है। उसमें से 60,000 मेंबर हमारे अकेले इंडिया से है और करीब 12 से 15 लाख टोटल मेरे जैसे सभासद काम कर रहे हैं। अब ये जो काम कर रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम जो काम कर रहे हैं, मैं एक शराबी था और मुझे मेरे शराबियत के तहत मेरे लाइफ की जो अस्त व्यस्तता हो गई थी, तो मुझे कोई मार्ग नहीं मिल रहा था इस शराब से निजात पाने के लिए, इस शराब से दूर जाने के लिए। जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में मुझे जब पता चला, जब मुझे मैसेज मिला, जब मुझे संदेश मिला और मैं यहाँ आया, आने के बाद जब मैं यहाँ पे शेयर एंड केयर, जो हमारी बेसिक थीम है शेयर करना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि से हॉनेस्टली और रियल एक्सपीरियंसेस एंड केयर, जब एक शराबी दूसरे शराबी के सामने अपने अनुभवों के तहत, यानी हमारे खुद के लाइफ में क्या हुआ है ये शराब की वजह से, मैं ओरिजिनली कैसे था, शराब पीने के बाद क्या हुआ, शराब मेरे लाइफ में कैसे बढ़ी और वो बढ़ने के बाद मेरे जो लाइफ है उसमें मेरी अस्त व्यस्तता कैसे होती रही। अब अस्त व्यस्तता के काफी पार्ट्स है, वो इन डिटेल में आगे जाके मोहन भाई बताएंगे। फिर भी मैं एक दो बातें बता देता हूँ कि आर्थिक अस्त व्यस्तता, सामाजिक अस्त व्यस्तता, कौटुंबिक अस्त व्यस्तता, ये जो सारी अस्त व्यस्तताएं है, करीब 6-7 प्रकार की अस्त व्यस्तताएं है। वो अस्त व्यस्तता होने के बाद एक जो शराबी है वो समाज में, रिश्तेदारों में, अपने काम की जगह, वो उसे हमेशा एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट दी जाती है। उसे कोई इज्जत नहीं रहती, उसके समाज में नहीं रहती, घरदार में नहीं रहती, कहीं नहीं रहती। तो उसका विल पावर पूरा खत्म हो जाने के वजह से वो फिर वो जो मेन फ्लो है समाज में आने का, ये करने का, उसमें आ नहीं पाता है। तो हमारी जो पहली कंडीशन है कि ये अल्कोहलिक एनोनिमस का सभासद होना, तो उसके लिए वो शराबी होना जरूरी है। अगर वो शराबी है और उसे वो शराब के आगे हदबल हो गया है, लेकिन अकेले के बल पे वो शराब से दूर नहीं हो पा रहा है, तो इन सारे लोगों को हमें जो इस संस्था के तहत लाभ हुआ है वो हम औरों को बांटते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस संस्था की कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, टीवी पे या फिर कोई भी कंपनी पे एडवर्टाइज की नहीं जाती, किसी प्रकार का लेन देन नहीं किया जाता, किसी प्रकार का डोनेशन नहीं लिया जाता, किसी प्रकार का फंड नहीं लिया जाता। तो दोस्तों, अभी ये जो बीमारी मैंने अभी बोलते बोलते 2-3 बार बोला, तो ये बीमारी के तहत एक उसका इंट्रोडक्शन करा दूं कि अल्कोहलिज्म नाम की ये जो बीमारी है ये कैसे काम करती है।
तो हमने WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे काफ़ी साइकेट्रिक्स ने एक साथ आके इस चीज़ों पे अध्ययन किया। और वो अध्ययन के तहत सबसे पहले जिनको ये चीज़ क्लिक हुई थी वो थे डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ। उस टाइम के वो साइकेट्रिक थे और MD थे वो उस वक्त के 1935 में। उसके बाद WHO ने इसे मान्यता दी कि ये एक डिसीज है, डिसऑर्डर है, एक इसे आजार है। फिर इसकी बराबरी हमने मीन्स मैंने नहीं की, जो अल्कोहलिक एनोनिमस के जो को फाउंडर है डॉक्टर बॉब एंड बिल डब्ल्यू। अब ये डॉक्टर बॉब जो थे वो खुद भी अल्कोहलिक थे, बिल डब्ल्यू भी अल्कोहलिक थे, और मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ मैं भी एक जमाने में शराबी रह चुका हूँ, क्योंकि हमारी जो बेसिक पहचान है वो हम शराबी थे। बेसिक पहचान यानी बचपन से नहीं थे, जब हमारे लाइफ में शराब आई उसके बाद जो शराब पी। तो ये जो फर्क है कि भाई हर एक आदमी शराब पीने वाला शराबी होता है क्या, तो मैं इसका उत्तर मेरे तरफ से रहेगा नहीं। जैसे 100 शक्कर खाने वाले लोगों को शुगर की बीमारी नहीं होती, उसमें से कितने कुछ 10, 20, 25% लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है। उसी तरह अगर 100 लोग, अगर 100 लोग शराब पीते हैं तो उसमें से करीब 10-12% लोगों को ये जो समस्या है उससे वो ग्रसित हो जाते हैं। तो इसे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोला गया है हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस की भाषा में। और ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर यानी शरीर, मन और आत्मा यानी विचार को लगी हुई बीमारी। जब मेरे जैसा शराबी, जब मैं शराब नहीं पिया होता हूँ फिर भी मैं शराब के बारे में सोचता हूँ कि मैं ये काम करने के बाद, समझो एक एग्जाम्पल देना रहा, तो मैं ये सोचूं कि अगर मैं अभी आपके मीटिंग में हूँ और मैं शराबी बनने के कगार पे हूँ, तो मैं मीटिंग कब खत्म होगी और उसके बाद मैं कब शराब पीने जाऊंगा, कितने बजे जाऊंगा, कौन से दुकान में पहुंचूंगा, ये सब अगर मैं शराब न पीते हुए भी सोचता हूँ, और वो भी कोई कारण न रहते हुए, ना कोई 31st है, ना कोई ओकेजन है, ना कोई पार्टी है, ना मेरे दोस्त आने वाले हैं, तो ये एक शराबी व्यक्ति के लक्षण है। ये जो शराब है, ये शराब वो अकेला आदमी पीता है जिसे ये बीमारी जकड़ लेती है, वो शराब खुद अकेला पीता है, लेकिन उसकी शराबियत जो है उसके वजह से एक करीब 40 लोगों को वो बीमार करता है जो उसके अगल बगल में रहते हैं। शुरुआत उनकी होती है यानी ये डिसीज के अंतर्गत जो लोग सफर होते हैं वो लोगों में उनकी पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे और उनका परिवार, समाज, नेबर्स हमारे, और ये जो हम जहाँ काम करते हैं, वर्क प्लेस, ऐसे अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है कि वो कम ज्यादा 40 लोगों को ये अफेक्ट करता है, यानी वो 40 लोगों को बाधित करता है जो उसके साथ रहते हैं, उसके साथ रहकर वो शराब नहीं पीते, शराब ये पीता है, लेकिन इसके बीमारी के तहत उनको भी ये सब समस्याएं झेलनी पड़ती है। उनको वो सब चीजों का यानी सामने फेस करने का मौका उनके लाइफ में आता है, और उनकी लाइफ जो है, उनकी फैमिली पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाती है। और ये साइकोसोमेटिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर इसलिए बोला गया है कि ये बढ़ते जाने वाला आजार है, ये डे बाय डे बढ़ते जाता है। अब मैंने जैसे पहले कहा था कि ये 100 में से 10 से 12% लोगों को बीमारी होती है। इसका मतलब ये है कि जो बचे हुए 75 से 80% लोग हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस के हिसाब से वो अपने लाइफ टाइम कंट्रोल में आराम से दारू पी सकते हैं जी। उनका जितना लाइफ टाइम है, उनका जितना लाइफ स्पैन है, वो कंट्रोल में अल्कोहल ले सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे जो शराबी है वो जिन्हें अनकंट्रोल या क्रोनिक ड्रिंकर कहा गया है, तो वो इस शराब से निजात, यानी वो उस खुद के बल पे खुद को रोक नहीं पाते। हमारा अल्कोहलिक एनोनिमस शराब हम बंद करते हैं ऐसा कभी नहीं बोलते। हम ऐसा बोलते हैं कि मैंने मेरी शराब को रोक के रखा है, 1 डे एट ए टाइम हमारी इसमें स्लोगन है कि एक दिन के आधार पे मेरे लाइफ में मैंने शराब को रोक के रखा है। और इसके लिए ये काम मेरे अकेले से पॉसिबल नहीं था, इसलिए मुझे किसी और की मदद लेनी पड़ी। और किसी और की मदद यानी
अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे जब उच्च शक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है, मुझे यहाँ पे जब मार्गदर्शक प्राप्त होते हैं और जब मैं अपने अपनी जो समस्याएं हैं उनके साथ शेयर करता हूँ और निरंतर इनकी, जैसे आपकी आज जैसे मीटिंग हो रही है, आपकी ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स भी होती है और फिजिकल मीटिंग्स भी होती है। तो इस मीटिंग के तहत हम एक मेक को होप देते हैं, होप इन द सेंस स्ट्रेंथ देते हैं कि भाई हमने कैसे क्या किया हमारे लाइफ में शराब से दूर रहने के लिए और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप भी शराब से दूर रह सके और अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से गुजार सके। ये 12 स्टेप प्रोग्राम बोलते हैं, 12 स्टेप दिए गए हैं अल्कोहलिक एनोनिमस में और ये जो 12 स्टेप है जहाँ से निकाले हैं 1935 से लेके 1939 तक जो भी कुछ काम हुआ तो वो आध्यात्मिक ही ये सारी स्टेप है। इसे यहाँ पे उच्च शक्ति, परमेश्वर, ईश्वर इसका नाम बार बार लिया जाता है। अभी आगे का इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोहन आर जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे, उसके बाद मैं आपको डिसीज क्या चीज होती है उसके बारे में बताऊंगा। मोहन मोहन भाई प्लीज आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालें। मोहन भाई। वो अनम्यूट हो गए। हेलो मोहन भाई, शायद मोहन भाई लिंक से बाहर है, तो चलिए दोस्तों मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। अनम्यूट हो गए अभी 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 हाँ जुड़ मोहन गए हैं सब, मोहन जुड़ भाई। गए हैं मोहन जी। हाँ मोहन भाई, मोहन भाई। अनम्यूट कर ले मोहन जी। हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है जी आ थैंक रही यू। है। हाँ, थैंक यू संजय। मेरा नाम मोहन है और मैं ये अल्कोहलिक एनोनिमस जो संस्था है उसका सदस्य हूँ। हाय मोहन भाई। जैसे हाय हाय हाय। जैसा कि अभी संजय ने बताया कि ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अ, हमको अगर समस्या नहीं है दारू पीने की, मगर हमारे इर्द गिर्द रिश्तेदारी में या हमारे पास पड़ोस में हमको ऐसा देखा जाता है, हम ऐसे देख सकते हैं कि कई कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी शराब की वजह से अ, उद्ध्वस्त हो रहे हैं, परिवार उनके खत्म होते जा रहे हैं और वो शराब छोड़ने को तैयार नहीं, चाहे बीवी चली जाए, नौकरी चली जाए या जान भी चली जाए। और कई लोग हम ऐसे देखते हैं कि रोड के किनारे पर दारू पी के पड़े रहते हैं, होश हवास नहीं रहता। तो ये ऐसा क्यों करता है? क्या उसको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा करना चाहिए? वो जीवन में जब शराब पीना चालू करता है तो कभी भी नहीं सोचता है कि इस तरीके से मेरी हालत बन जाए कि मैं रोड के किनारे पड़े रहूं, समाज में मैं बदनाम हो जाऊं, मैं जो परिवार मैं मेरे परिवार से बेफिक्र हो जाऊं। ऐसा वो शराब चालू करते वक्त कभी भी नहीं सोचता है। हर एक शराब पीने वाला आदमी एक तो शराब पीने का एक्साइटमेंट होता है या फिर एंजॉयमेंट के तौर पर शराब चालू करता है, या फिर सराउंडिंग होता है, सराउंडिंग में ऐसा कुछ होता है कि उसको भी थोड़ा सा मैं बड़ा हो जाऊंगा, जवान हो जाऊंगा, काम धंधे पे लग जाऊंगा, मेरा इनकम चालू हो जाएगा तो मैं शराब का लुत्फ उठाऊंगा। तो एक एंजॉयमेंट बोलो या क्यूरियोसिटी बोलो या फिर सराउंडिंग बोलो, इस तरीके से आदमी शराब चालू करता है। और फिर शराब चालू करता है। शराब में अपने आप में कयामत का आनंद छुपा हुआ है। तो वो शराब पीने के बाद में जो प्रफुल्लित अपने आप में, आनंदी अपने आप में जो महसूस करता है, तो वो महसूस करने के बाद में उसको ऐसा लगता है कि अरे बड़ा मजा है इसमें, बड़ा मजा इसमें है। तो बार बार जब जब भी मौका प्राप्त होता है तो वो शराब पीता है, जब जब भी मौका मिलता है शराब पीता है। और फिर धीरे 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 शराब बढ़ती है और फिर ये आदमी जब जब भी मौका मिलता है शराब पीता है, वही आदमी फिर शराब पीने के लिए मौके बनाता जाता है। संजय सर तो आप मौके बनाते जाता है तो धीरे 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 शराब की गिरफ्त में वो आना चालू हो जाता है। उसको पता नहीं लगता कि धीरे धीरे मेरा
शराब पीना बढ़ रहा है। मैं आपके सामने जो साइकियाट्री एसोसिएशन वर्ल्ड लेवल पर काम करती है, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। एक होता है प्लान करके शराब पीने वाला ड्रिंकर, जिसको हम बोलते हैं प्लान ड्रिंकर, योजना बना के दारू पीने वाला आदमी। तो ये योजना कब बनती है? पोला है, होली है, 31st है। तो ऐसे में 2 4 5 दोस्त मिलके योजना बनाते हैं कि अपन 31st को ऐसा ऐसा तेरे घर में या तेरे घर के टेरेस पर हम ऐसा ऐसा पियेंगे। तो योजना बना के एक आदमी दारू पीता है। दूसरा होता है ऑकेजनल ड्रिंकर। ऑकेजन जब आते हैं, कोई रिश्तेदारी में शराब पीने वाले वगैरह है, या फिर कहीं ऐसा ऑकेजन बनता है कि चलो आज शराब पी जाए, जरा मौसम सुहाना है, तो फिर उस ऑकेजन में दारू पी जाती है। तीसरा होता है सोशल ड्रिंकर, जिसको समाज मान्य करता है। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जो बिजनेस मीटिंग्स होती है, या फिर हमारे रिश्तेदारी में 2 3 जने पीने वाले आ गए, तो हम घर में ही शराब की बोतल लाते हैं, पीते हैं। हमारे घर के लोग, बीवी हो तो कुछ हमारे को पापड़ वापड़ भून के देती है, अंडा बॉईल करके देती है। हमारे घर के लोगों को परेशानी नहीं है, हम उनको मालूम है कि कभी कभी पीते हैं, अभी आज ये मंडली आ गई तो पियेंगे। और फिर उनको मालूम है कि ये रेगुलर तो पीते नहीं, एक आध बार पीते हैं। तो ये सोशल ड्रिंकिंग होता है। तो ये सोशल ड्रिंकिंग में सोसाइटी में, पहले रिश्तेदारी में, और फिर बाहर भी काम धंधे के जगहों पर भी हमारे को ऑफर की जाती है, तो सोशल ड्रिंकिंग चलता है। मगर धोखा धोखा यही यही से चालू होता है। प्लान ड्रिंकिंग में धोखा नहीं है, ऑकेजनल ड्रिंकिंग में धोखा नहीं है, मगर सोशल ड्रिंकिंग से धोखा चालू होता है। यहाँ पर अब हम रिश्तेदारी में पता लगता है कि मैं पीता हूँ, जहाँ वर्क प्लेस मेरा होता है वहां पता लगता है कि मैं पीता हूँ, तो समाज में भी पता लगता है कि मैं दारू पीता हूँ, तो वहां से ऑफर आना चालू होती है कि चलो यार आज बैठेंगे। और एक जिसका जिसका मन, जिसको आनंद, उसको पता लग गया कि शराब पीने के बाद में बहुत मजा आता है, खुल जाता है आदमी, खुल के बातें करता है और खुल जाता है, उसको मजा भी आता है। तो ऐसा भी सोचा जाता है कि दारू पीने के बाद में बढ़िया खाना जाता है, और थोड़ा सा एंजॉय। जो नाच नहीं सकता वो दारू पीने के बाद में नाचना चालू करता है। तो जो जो नहीं कर सकता वो दारू पीने के बाद में वो कर सकता है। तो इसमें सोशल ड्रिंकिंग में उसका दारू पीना, उसको ऑफर आना चालू हो जाता है, और उसका दारू पीना बढ़ जाता है। और यही पर सही मायने में शराबियत हम जो बोलते हैं कि शराब पीना अपने आप में एक बीमारी है। तो यहीं पर उसकी नींव गिरती है। तो उसको यहाँ ज्यादा ऑफर आने से उसकी शराब बढ़ना चालू होती है, और धीरे 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 उसकी शराब, जैसे कि आदमी महीने में एक बार पीता है, 2 3 महीने में एक बार पीता है, तो फिर वो फिर महीने में एक बार आता है, फिर 15 दिन में आता है, फिर हफ्ते में आता है, और फिर ऐसा वक्त आता है कि वो रोज दारू पीता है। और फिर ऐसा भी वक्त आता है कि वो 24/7 ऐसी भी दारू पीता है। तो उसके 2 रीजन और है। एक होता है फिर हैबिचुअल ड्रिंकिंग। हैबिचुअल ड्रिंकिंग बोले तो दिन भर जो अपना काम धंधा है, हम बहुत सारे लोगों को देखेंगे ऐसे जो सर्विस करते हैं, तो घर में जाने के पहले थोड़ा सा अपना शराब पीकर फिर घर में जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे जो दुकानदारी वगैरह व्यवसाय वगैरह करते हैं, अपना दुकान उकान बंद हो गया कि पीते हैं। हैबिचुअल ड्रिंकिंग 365 दिन दारू पी जाती है। जिस दिन दारू बंद रहेंगी तो उसके पहले दिन वो दारू पीने वाला आदमी उस दिन का जुगाड़, आज कल बंद है उसको पता है, तो आज वो लाके रख देगा और कल दारू पिएगा। तो एक प्रकार का उसका हैबिट हो जाता है, मन शरीर और आत्मा को, कि रोज काम धंधा निपट जाए तो दारू पिएंगे। उसके बाद में होता है क्रॉनिक ड्रिंकिंग। क्रॉनिक ड्रिंकिंग किसके साथ में पीना है, कहाँ पीना है, कौन सी पीना है, कब पीना है, इसका जो निर्णय नहीं कर पाता। किसी के भी साथ में पीना, कहीं भी पीना, कौन सी भी पीना, कभी भी पीना, तो होता है क्रॉनिक ड्रिंकिंग। वो क्रॉनिक ड्रिंकिंग एक्चुअल उसी को अल्कोहलिक बोला जाता है, जिसको ये जो शराबियत अपने आप में एक बीमारी है, शराब पीना अपने आप में एक बीमारी है, बीमारी के गिरफ्त में वो पूरी तरह आ जाता है। अब वो दारू बंद करना चाहे फिर भी वो दारू बंद नहीं कर सकता। अब उसका दारू बंद करने का, इसके पहले के जो पैटर्न मैंने बताए, तो उसके अंतर्गत वो दारू बंद कर सकता था। उसके पास में उतना उसका इच्छा शक्ति था कि उस इच्छा शक्ति के भरोसे पर वो दारू बंद कर सकता था। और फिर ये क्रॉनिक ड्रिंकिंग में अब वो दारू बंद करने के उस पार निकल गया है। अब वो अपने खुद की इच्छा शक्ति पर दारू बंद नहीं कर सकता।
तो उसको क्रॉनिक ड्रिंकिंग बोला जाता है। वो 24/7 अगर दारू प्राप्त नहीं हुई, दारू पीने को नहीं मिली, तो उसमें बेचैनी महसूस करता है, उसका कहीं मन नहीं लगता, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, तो कहीं पर भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता बगैर दारू के। दारू जब पेट में रहेंगी तो अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है। तो क्रॉनिक ड्रिंकिंग को ही अल्कोहलिज्म, शराबियत या मद्यपाश बीमारी की वजह से वो क्रॉनिक ड्रिंकिंग में पहुंचता है। और फिर वही से सही मायने में अगर देखा जाए तो उसका जीवन शराब पूरे ब्लड में खून कम और शराब ज्यादा, लगातार दारू पीते रहने की वजह से। तो अब मैंने ये जो 5 पैटर्न बताए, तो ये 5 पैटर्न में से हर एक शराबी जाता है। कभी वो प्लान ड्रिंकर रहता है, कभी वो ऑकेजनल रहता है, कभी सोशल रहता है, कभी हैबिचुअल रहता है, क्रॉनिक रहता है। तो ये हर एक शराबी के जीवन में ये बातें रहती है। तो ये जो प्लानिंग ड्रिंकिंग से लेके ऑकेजनल और सोशल ड्रिंकिंग और हैबिचुअल ड्रिंकिंग और क्रॉनिक ड्रिंकिंग, इसके बीच में एक इनविजिबल लाइन रहती है, एक अदृश्य रेखा रहती है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि रेखाओं को मैं कब पार करते करते ये क्रॉनिक ड्रिंकिंग में आ गया, और आज मेरा शराब पीना ऐसा है कि कुछ भी हो जाए, कोई मेरे को छोड़ के चले जाए, मेरी नौकरी चली जाए, मेरी बीवी मेरे को छोड़ के चली जाए, या मेरी जान भी चली जाए, तो ये अदृश्य रेखाएं पार करते करते इस हद तक वो पहुंच जाता है कि हम लोग अगर देखेंगे दुनिया में जितनी भी मौतें होती है, तो उन मौतों में जो सबसे बड़ा आंकड़ा होता है वो शराब पीने की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, लिवर होता है, किडनी और बहुत सारी चीजें हैं, जिसकी वजह से उसका बेस जो रहता है वो शराब पीना रहता है। तो उसकी वजह से दुनिया में बहुत सारी मौतें होती है, और उसके पीछे जो छुपा हुआ है वो है डिसीज। वो जो दारू पी रहा है वो एक बीमारी के अंतर्गत पी रहा है, इसकी जानकारी उसको नहीं रहती। और ये जो बीमारी है इसकी जानकारी देने का काम एक्चुअल क्या है कि हम जिस संस्था से बात कर रहे हैं, दारूबंदी करना वगैरह हमारे संस्था का काम नहीं है। हमारा काम है कि जिसकी दारू बंद करने की इच्छा है तो हम उसको मदद करते हैं। तो जिसकी इच्छा नहीं है उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये बीमारी है, इसकी जानकारी वो संस्था में आने के बाद में प्राप्त होती है, और उसमें से कैसा निकला जाए, क्या कर सकते हैं तो हमारी दारू बंद रहेंगी, इसकी भी जानकारी वहां देते हैं। तो मेरे को जो अल्कोहलिज्म में फंसने के जो रास्ते, जो पैटर्न्स थे, वो पैटर्न्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आपके इर्द गिर्द ऐसा किसी का दारू शराब पीना बढ़ रहा है, अगर हमको दिख रहा है कि आजकल ये ज्यादा पी रहा है, तो ये हमारे संस्था की मदद ले सकते हैं। उसको बोल सकते हैं कि भैया ऐसा ऐसा संस्था है, और हम लोग जाते वक्त हमारा फोन नंबर छोड़ देंगे। आपके इर्द गिर्द में अड़ोस पड़ोस में कहीं ऐसा दिखता है तो उसको आप बोल सकते हैं कि भैया ऐसा था, एक मैंने सुना था, अगर तेरी दारू बंद करने की इच्छा है तो हम मदद ले सकते हैं। तो हम फोन नंबर छोड़ देंगे, उनको हम मदद कर सकते हैं, कोई भी शहर में हो, कोई भी शहर में हो। हमारे हमारे से जितना बन पड़े उसको इस दलदल से, शराब की दलदल से बाहर निकालने के लिए हम अपना हाथ उसको दे सकते हैं। संजय, सामने का शुरू रखो। धन्यवाद मोहन भाई, बहुत काम की बातें इन्होंने अभी आपके साथ शेयर की। उन्होंने हर चीज जो है विस्तार से आपको बताई कि कैसे स्टेप्स होते हैं, शराबियत कैसे शुरुआत होती है, और ये एक डिसीज के अंतर्गत कैसे आता है। तो हमारी जो ये संस्था है ओवरऑल 165 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, और जनरल सर्विस ऑफिस जो होता है, जो हमारा यहाँ इंडिया का जो मुंबई में है, ऐसे हर गांव में ये अवेलेबल है। अभी जैसे शेयर एंड केयर का प्रोग्राम है, डिसीज आपको पता चल गया है कि ये एक बीमारी के अंतर्गत ये सब चीजें एक शराबी के साथ होती है, और उसको वो चीज से अगर दूर रहने की इच्छा है, यानी 100 में से 1% भी अगर इच्छा है कि भाई नहीं, मेरी लाइफ बहुत बुरी तरह खराब हो गई है और अभी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ खुद के अकेले के बलबूते पर, तो उसे ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस है, हमारे जैसे जो सभासद है, जो हम भी एक पास्ट में कहीं तो भी इस समस्या से ग्रसित थे और यहाँ तक आए हैं, तो हमारे रिकवरी में एक रिकवरी जिसे बोला जाता है, हमारा
12 स्टेप प्रोग्राम है, यानी 12 पायरियों का ये कार्यक्रम है। तो ये जो 12 स्टेप प्रोग्राम के अंतर्गत उन्होंने क्या करना चाहिए, जैसे काफी सारी चीजें हैं और बहुत सारा लिटरेचर है जो 1935 से 1939 तक वर्कआउट किया गया था। अब हमारा उद्देश्य एक है कि हमें जो समस्या थी, हमें जो इस संस्था की तरफ से जो मदद मिली और जिससे हमारा जीवन, हमारा व्यक्तिमत्व, एक्चुअली क्या होता है कि एक अल्कोहलिक जब उसे पता भी नहीं चलता, अभी जो थोड़ी देर पहले मोहन भाई ने बोला कि एक जो कगार होती है प्लांट ड्रिंकर से लेके ओकेजनल ड्रिंकर और ओकेजनल ड्रिंकर से सोशल ड्रिंकर, वो जो होता है तो उसे पता तक भी नहीं चलता कि अपने साथ ये सब हो रहा है। और मैंने जैसे पहले कहा था कि एक डिसीज के डिसऑर्डर के तरह अंतर्गत तहत ये होता है, साइकोसोमेटिक प्रोग्रेसिव डिसीज जिसे कहा गया है। तो वो डिसीज के तहत यहाँ तक पहुंच चुका है और उसमें जो बदलाव आते हैं, बदलाव यानी जैसे हम कह सकते हैं कि उसका व्यक्तिमत्व चेंज होता है, उसे प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज बोलते हैं। और ये जो बदलावा व्यक्ति है तो उसे जो सोचने की जो उसकी कैपेसिटी होती है, उसके परिवार के तरफ देखने की जो नजरिया हो जाता है, ये सब कुछ चेंज हो जाता है। वो सिर्फ वो और उसकी दारू ये लेवल तक सीमित हो जाता है, एक शराबी सीमित हो जाता है और वहां से बाहर निकलने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। तो जैसे हमारी अल्कोहलिक एनोनिमस ये इन सब चीजों के लिए काम करती है, इसी के साथ इसी के पैरेलल में एक जो अल्कोहलिक लोग होते हैं उनके साथ जो लोग रहते हैं उनके लिए भी एक संस्था काम करती है, जो जिसमें उसके जो सदस्य बनने की कंडीशन है वो ये है कि वो एक तो अल्कोहलिक की पत्नी हो, माँ हो, भाई हो, पिताजी हो, जो उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उनसे परेशान होते हैं, उनके लिए ये एल-एलॉन नाम की एक संस्था होती है। वो भी ये अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ पैरेलल में काम करती है कि एक शराबी के साथ कैसे रहा जाए, वो उसकी क्या ऐसी चीजें की जाए जो हमें वो शराबी जो है उसकी शराब आगे और ना बढ़े और वो निरंतर मीटिंग में है। अभी निरंतर मीटिंग यानी हमारी ऐसी एक सभाएं होती है, जैसे समझो नागपुर है तो नागपुर जैसे जगह में करीब करीब 60 जगह ऐसी मीटिंग होती है, सुबह 7 से 8, दोपहर 1 से 2 और शाम में 7 से 8, ये फिजिकल मीटिंग होती है। और ऑनलाइन मीटिंग जैसी आपकी अभी चालू है, इसी टाइप हमारे मीटिंग्स कंटिन्यू होते रहती है। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई व्यक्ति है जो शराब से पीड़ित है, आपको ऐसा लगता है तो आप हमारे जो नंबर हेल्पलाइन नंबर है, आप कहीं गूगल पे भी अगर डाल दो कि अल्कोहलिक एनोनिमस, तो आपको इस संदर्भ में पूरी जो जानकारी है वो प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद हमारा काफ़ी सारा पॉम्पलेट्स और मटेरियल्स है वो वहाँ पे अवेलेबल होता है। आपने कहीं पे भी कांटेक्ट किया, हमारा अल्कोहलिक एनोनिमस के हर एक सदस्य का एक नैतिक जवाबदारी होती है कि हम किसी भी व्यक्ति को जो ग्रसित है, पीड़ित है, उसके मदद के लिए हम हमारा जो काम धंधा ये सब संभाल के उसके मदद के लिए हमेशा तत्पर और अवेलेबल रहते हैं, बशर्ते उसकी इच्छा हो कि भाई उसके लिए शराब ये एक समस्या बन गई है और उसे यहाँ आने की इच्छा है। तो मेरा यहाँ पे बोलना हो गया है। अगर आपको किसी को कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मोहन भाई भी मेरे साथ जुड़े हैं और मैं भी हुई हूँ। तो अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारे से अभी इस मीटिंग में 2-4-5 मिनट पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में बता दूं। हाँ मोहन भाई, जरूर जरूर। क्या है कि अभी हमने देखे, इससे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, शराब नहीं पी रहा है शरीर से तो मन से दारू पीता है, और एक बार शरीर में दारू चली जाए तो फिर वो दारू पीते चले जाता है, तो उसको बोला जाता है फिजिकल एलर्जी। उसके शरीर में शराब को लेके एलर्जी है करके वो लगातार एक बार दारू पी लिया उसके लगातार दारू पीते रहता है, और जब शरीर से दारू नहीं पीता है तो वो कल्पना में जाकर दारू का आस्वाद लेता है, जिसको हम बोलते हैं मानसिक आकर्षण। मानसिक आकर्षण, शरीर से जब दारू नहीं पीता है तो मन से दारू पीना, और एक बार शरीर में दारू चली जाए तो फिर शरीर की डिमांड होती है कि और फिर लगातार दारू पीते चले जाता है। और इसकी वजह से एक शराब पीने वाले आदमी का स्पिरिचुअल बैंकरप्सी होता है, जिसको हम आध्यात्मिक अधपतन बोलते हैं।
तो ये आध्यात्मिक अधपतन धीरे धीरे कहाँ लेके जाएगा। हम कई बार पेपर्स में या कई बार हमारे आस पड़ोस में मारपीट और ये बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो ये शराब की वजह से एक शराब पीने वाला आदमी का आध्यात्मिक अधपतन होते चले जाता है, और वो कहाँ तक लेके जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। कई बार तो इतनी कठिन समस्या में वो शराब पीने वाला अब खुद फंस जाता है, या फिर साथ में जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको भी एक बड़ी समस्या में फंसा देता है। तो उसको आध्यात्मिक अधपतन एक शराबी का होता है, और उसके और दो चार पहलू है। तो इसके शराब पीने की वजह से उसका परिवार, उसकी शराब बंद हो, ये जो कोशिश करते रहते हैं इसकी शराब बंद करने की, तो वो कोशिश में वो खुद का अस्तित्व भूल जाते हैं, और उसी के अंतर्गत उसके दारू बंद करने के चक्कर में खुद मानसिक रीत्या बीमार होते जाते हैं। सोसाइटी को भी, एक शराब पीने वाले आदमी का सोसाइटी को भी उसका तकलीफ होता है। तो काफी तरह से शराब वो पीता है, और काफी उसके जीवन के जो अंग होते हैं, जो एक साधारण आदमी के लिए जीवन जीने के लिए जो चीजें लगती है, स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है, स्वस्थ परिवार है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, और जीवन जीने के लिए जो दो पैसे लगते वो पैसे है, तो एक शराबी लगभग ये सब खोता चले जाता है बीमारी की वजह से। तो ये बीमारी से बाहर निकलने के लिए संस्था के पास में एक ऐसा ठोस कार्यक्रम है कि जो कार्यक्रम करने से वो तो शराब से दूर रहता ही रहता है, और एक ऐसी आध्यात्मिक जीवन जीता है, खुद के लिए उपयोगी और साथ में जुड़े हुए लोगों के लिए एक उपयोगी ऐसा जीवन एक शराबी जी सकता है। तो उसके 12 तत्व दिए हुए कि क्या क्या करने से हम एक अच्छी जिंदगी स्वयं के लिए और दूसरों के लिए हम जी सकते हैं। तो सबसे पहला तत्व है उसका कि शराब मैं मेरे बलबूते पे बंद नहीं कर सकता। शराब बंद करने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। हाँ, वो मेरी शराब परमेश्वर बंद कर सकता है। मैं तीन चीजों में इसको बाइफरकेट करके बताने की कोशिश करता हूँ। ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स। परमेश्वर पे भरोसा रखना, प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरे को आज के दिन शराब से दूर रहने के लिए मदद कर। और मैं शराब खुद के बलबूते पे बंद नहीं कर सकता, ऐसा स्वीकार करना, और परमेश्वर से प्रार्थना करना कि मैं खुद के भरोसे पे दारू बंद नहीं कर सकता, मेरे में वो शक्ति नहीं है, वो शक्ति मुझे प्रदान कर। और फिर जो जीवन जो एक शराबी का बीतता है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ विल और गॉड विल, यानी स्व की इच्छा से जिंदगी जीना और परमेश्वर की इच्छा से जिंदगी जीना। अब उसने जो जिंदगी जिया हुआ है, पूरी की पूरी जिंदगी उसने मन मर्जी से जिया हुआ है। एक शराबी क्या होता है, किसी की बात न मानने वाला होता है। एक शराबी क्या होता है, वो बहुत कयामत का अहंकारी होता है। उसको लगता है कि मेरे को जो समझता है बाकी किसी को नहीं समझता, मेरे को किसी कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब किसी को शराब बंद करने के बारे में बोला जाता है, तो उसको दुनिया उपदेश देती है कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर। तो एक शराबी को किसी भी तरह का उपदेश पसंद नहीं, एक शराबी को किसी भी प्रकार का ज्ञान देने वाले लोग पसंद नहीं है। वो स्वयं को ही बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, और यही उसकी मन मर्जी से इस तरीके से होता है। तो मेरे मन मर्जी को दूर करते हुए मेरे को परमेश्वर की मन मर्जी से जीना है। तो परमेश्वर की मर्जी मेरे को कैसे समझ में आएगी। मैंने बताया कि मैं अपने बलबूते पे दारू बंद नहीं कर सकता, ये स्वीकार करना, परमेश्वर की मदद मांगना, और मेरी मन मर्जी से मैंने अभी तक जो जीवन जिया हुआ है उसकी वजह से तो मैं तकलीफ में आया हूँ, और मेरे साथ में जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी मैंने तकलीफ में लाया हूँ। तो मेरे मन मर्जी कैसी है, तो ये समझना होता है। तो समझने के लिए आत्म परीक्षण करना पड़ता है, जिसको हम आत्म संशोधन बोलते हैं। खुद का आत्म संशोधन करना, आत्म परीक्षण करना, और वो भी लिखित स्वरूप में बोले तो हमारे संस्था ने रिजेंटमेंट, फियर एंड सेक्स, खुन्नस, डर और सेक्स, ये तीन चीजें ऐसी है कि जो शराब पीने वाले शराबी को, ये तीन चीजों की वजह से उसकी शराब बढ़ती चली जाती है। उसको लोगों के प्रति, संस्थाओं के प्रति, तत्वों के प्रति एक प्रकार की खुन्नस हमेशा उसके मन में रहती है।
चाहे फिर वो परिवार के लोग हो, ससुराल के लोग हो, उसको खुन्नस से भरा हुआ उसका स्वभाव होता है, वो बगैर दारू के खुन्नस निकाल नहीं सकता, तो वो खुन्नस में दारू पीता है। तो दारू पीने की वजह उसकी खुन्नस है, और जीवन बिगाड़ने की भी उसकी वजह खुन्नस है। दूसरा प्रकार है डर। एक शराबी डरपोक होता है, दिखता है, बताता है, वो निराली बात है, मगर एक्चुअल अंदर से वो डरा हुआ होता है, अपना डर छुपाने के लिए वो दारू का सहारा लेता है। तीसरी चीज है सेक्स, जिसके कई लोगों को, कई शराबी को इसका प्रॉब्लम होता है। विकृति में सेक्स तब्दील होता है, जो नेचुरल होता है, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है? हमारे को नैसर्गिक, हमारे को परमेश्वर की तरफ से मिली हुई देन क्या है कि हम परमेश्वर की तरफ से भय प्राप्त हुआ है। हर एक आदमी को, हर एक प्राणी को भय रहता ही रहता है। सुरक्षा हर एक आदमी को चाहिए रहती है। और सेक्स, ये तो ये जो दुनिया चलना है उसके लिए वो आवश्यक है, मगर उसका विकृतीकरण होता है। तो उसके ऊपर, उसके अंतर्गत हम हमारा आत्म परीक्षण करते हैं, आत्म संशोधन करते हैं कि मेरे क्रोध का रूपांतरण कब खुन्नस में हुआ, डर का रूपांतरण डरपोकपना में कब हुआ, और सेक्स का विकृतीकरण किस तरीके से हुआ। तो इसको जब हम, इसके बारे में जब छानबीन करते हैं, तो वो हमारा आत्म संशोधन होता है। और ये आत्म संशोधन के हो जाने के बाद में फिर हम ये भगवान के सामने हमारे जो चरित्र के, इसको चरित्र के दोष बोलते हैं, एक्चुअल चरित्र के दोष भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक दारू पीने वाला जो होता है, अविचारी होता है, अप्रामाणिक होता है, डरा हुआ होता है, स्वार्थी होता है। हर एक चीज अपना ही स्वार्थ देखता है, डरा रहता है, अप्रामाणिक रहता है और अविचारी रहता है। मैं आपको शॉर्ट कमिंग्स यानी स्वभाव के दोष भी बताता चला जाऊं। गर्व, महत्वाकांक्षा, आत्मसम्मान, ये स्वभाव के दोष होते हैं। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची ऐसी किसी ने बात बोली, या गर्व को ठेस पहुंची ऐसी कोई बात बोली, या उसके महत्वाकांक्षा में कोई ऐसा रुकावट डालता है, तो फिर वो तिलमिला जाता है, और उसकी वजह दारू भी बनती है। उसकी वजह से व्यक्तिगत जो संबंध होते हैं, वो व्यक्तिगत संबंधों में भी दूरियां बनती है। तो ये आत्म संशोधन के माध्यम से ये बातें जब समझ में आती है, लिखित स्वरूप में ये करते हैं, तो जब समझ में आती है तो ये लिखी हुई बातें और ये समझी हुई बातें किसी दूसरे आदमी के साथ में, वो आध्यात्मिक गुरु भी हो सकता है, एक आदि साइकेट्रिस्ट भी हो सकता है। मैक्सिमम तो हमारे जो अल्कोहलिक एनोनिमस के सभासद जो होते हैं, जो इस मार्ग पर चले होते हैं, उसके साथ में हम ये बातें शेयर करते हैं, कबूली देते कि मेरे अंदर ऐसे ऐसे दुर्गुण है। उसको वो कबूल करना, वो कबूली हम लोग देते हैं। उसके बाद में ये जो चरित्र के दोष या स्वभाव के दोष मेरे को समझ में आए, मैंने उनको कबूल किया, तो ये निकालेगा कौन? जैसा मैंने दारू के लिए मेरे अंदर शक्ति नहीं है, तो परमेश्वर की मैंने मदद ली, तो ये दुर्गुणों के लिए भी मैं परमेश्वर की मदद लेने के लिए मेरा मन का तैयारी करता हूँ, और फिर बहुत विनम्रता से परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मेरे को इन दुर्गुणों से मुक्ति दिला। और फिर शराब पीने के दिनों में बहुत सारे लोगों की भावनाओं को मैंने दुखाया है। कई लोग ऐसे कि जिनकी भावनाओं को मैंने दुखाया है, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने मेरी भावनाओं को दुखा हुआ है, तो उनकी एक यादी बनाई जाती है। जिन लोगों की मैंने भावनाएं दुखाई है शराब पीने के दिनों में, तो उन लोगों के पास में जाके उनसे माफी मांगता हूँ कि मैंने आपके साथ में इस तरीके से बर्ताव किया था, मैं उस बर्ताव के लिए माफी चाहता हूँ। और जिन लोगों ने मेरी भावनाओं को आहत किया था, उन लोगों को मैं प्रार्थना के माध्यम से माफ करता हूँ। कई ऐसे लोग होते हैं कि जो हमारे ये शराबी की भावनाओं को भी दुखाते हैं, तो उन लोगों को माफ करते हैं। और जिन लोगों की हमने भावनाएं दुखाई है, उन लोगों से हम माफी मांगते हैं। और उसके बाद में हम रोज ये सब चीजें करने के बाद में रोज हम हमारा आत्म परीक्षण करते हैं। क्या आत्म परीक्षण करते हैं? कि मैंने, जैसी परिस्थिति है, जैसे व्यक्ति है, इनको मैंने स्वीकार किया क्या? मैं परमेश्वर के साथ में मेरा जो संबंध है, उस परमेश्वर के साथ में संबंध मैंने आज बरकरार रखा क्या? मैंने मेरी स्व इच्छा को कहीं लगाया क्या? मैंने अपना आत्म संशोधन करने के बाद में अगर मेरे से आज कोई गलती हुई, तो मैंने किसी दूसरे आदमी के साथ में मेरे गलती को स्वीकार किया क्या? मैंने परमेश्वर को प्रार्थना की, मेरी दुर्गुणों मेरे में से दुर्गुण निकल जाए या निकाल दे, इसके लिए मैंने प्रार्थना करी क्या? मेरे हाथ से रोजमर्रा के जीवन में कोई ऐसी बात होगी, या कोई मेरे आचरण से ऐसा किसी का मन दुख गया, तो मैंने आज जिसका मन दुखाया उसको तुरंत मैंने माफी मांगी क्या? या फिर मेरा मन किसी ने दुखाया तो उसको मैंने माफ किया क्या? तो इसका मैं आत्म परीक्षण करता हूँ। और फिर परमेश्वर के साथ में संबंध बनाने के लिए दुनिया में सिर्फ दो ही मार्ग है।
और वो है प्रार्थना और मेडिटेशन। परमेश्वर के साथ में प्रार्थना के माध्यम से और मेडिटेशन के माध्यम से संबंध बनाया जा सकता है। और जब प्रार्थना और मेडिटेशन के माध्यम से भगवान से संबंध बनता है, तो मैंने जैसा कहा पहले, सेल्फ विल गॉड विल, स्व इच्छा और परमेश्वर की इच्छा। तो प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा जानकर मेरे बारे में उस तरीके से मैं कृति में उतरता हूँ। तो प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से मेरे को परमेश्वर की इच्छा समझ में आती है, और उस परमेश्वर की इच्छा समझकर फिर अब मेरा सेल्फ विल गया, अब गॉड विल, अब परमेश्वर की इच्छा से मेरा जीवन। तो उसकी इच्छा जानकर मैं मेरा जीवन यापन रोज वन डे एट ए टाइम जिसको बोला जाता है, मेरी जो जिंदगी है आज के दिन ही जिंदगी है। मेरा कल कल जो बीत गया वो बीत गया। अब वो वापस लाना मेरे बस में नहीं, उसमें मैं सुधार कर सकता हूँ। और कल जो आने वाला है मेरे जीवन में, वो कल आज तक दुनिया में किसी को भी पता नहीं चला कि मेरा कल कैसा आने वाला है। तो वो ये दोनों कल को मैं भूलकर वर्तमान में आज मेरा कैसा, किस तरीके से मैं किस अच्छी तरीके से मैं आज का दिन बिताऊंगा मेरे दुर्गुणों के बगैर। तो चिंतन मनन और प्रार्थना के माध्यम से भगवान से संबंध बनाकर उसकी इच्छा जानने की कोशिश कर उस तरीके से मैं आज का दिन बिताने की कोशिश करता हूँ। और ये सब जब मैं करते रहता हूँ तो मेरे को जो प्राप्त होता है, मेरे को क्या प्राप्त होता है, एक अल्कोहलिक को प्राप्त होता है भय मुक्त जीवन। जो डर की वजह से वो दारू पीता था, आज वो भय मुक्त अपने आप को पाता है। क्या वजह है वो अपने आप को भय मुक्त पाता है? क्योंकि परमेश्वर उसका साथ में है। ये एहसास उसके साथ में होने की वजह से कुछ भी जो भी है, तो परमेश्वर मेरे साथ में है। तो वो ऐसे जीवन जब जीता है तो सलीके से जो स्टेप्स के माध्यम से जीता है, तो उसको भय नहीं होता। मैं जो अभी जीवन जी रहा हूँ वो मैं अच्छे अच्छे सद्गुणों के साथ में जी रहा हूँ। तो वो भय मुक्त जीवन, और जिस आनंद की तलाश वो शराब में करता था, बगैर शराब के वो आनंद वो जीवन में उठा सकता है। अपने लिए, स्वयं के लिए उपयोगी जीवन और जुड़े हुए लोगों के लिए उपयोगी जीवन वो हासिल करता है, उसी तरीके से जीता है। तो ये सब करने के बाद में उसके जीवन में ये चीजें आती है, और उसको भविष्य को लेके जो जो इनसिक्योरिटी रहती है कि कैसा होगा मेरा कल, मेरे को कोई बीमारी तो नहीं हो जाएंगी, बीमारी तो नहीं हो जाएंगी, मेरे को पेंशन नहीं है तो मेरा कैसा बुढ़ापा कैसा बीतेगा। तो भगवान के ऊपर ट्रस्ट होने की वजह से वो असुरक्षितता या इनसिक्योरिटी जो होती है वो भी जाती रहती है। और फिर ये जो प्राप्ति होती है ये करने से, वो प्राप्ति जीवन के हर क्षेत्र में वो लागू करता है। फिर वो संस्था में भी लागू करता है, परिवार में भी लागू करता है, समाज में भी लागू करता है, और जहाँ काम धंधा है वहां पर भी लागू करता है। तो स्वीकार करते हुए, भगवान के ऊपर भरोसा करते हुए, अपना आत्म संशोधन करते हुए, और कहीं गलत हो गया तो माफी मांगते हुए, किसी ने गलत कर दिया तो माफ करते हुए, अपना वो आज का जो दिन होता है 24 घंटे का जो दिन होता है, उस तरीके से जीवन के सभी क्षेत्रों में इन जो नियम, ये 12 जो नियम उसने अपने जीवन में लागू किए हैं, उसी तरीके से जीता है। तो उसको अपने आप में दुनिया की आज के घड़ी में सबसे महंगी चीज, आज के घड़ी में जो सबसे महंगी चीज है वो है मन की शांति। और मेरे को ऐसा लगता है कि सभी लोग मन के शांति के तलाश में है। तो उसको वो परमेश्वर के साथ में उसका दोस्ताना या मित्रता या फिर संबंध बन जाने की वजह से वो अपने आप में मन को शांत पाता है। और जब आदमी मन को शांत पाता है तो पर्याय से वो निर्णय अच्छा ले सकता है, वो प्लानिंग अच्छे कर सकता है। और जिसके साथ में भी जिसके साथ में भी रहते हैं तो उसके अंतर्गत एक सकारात्मक या पॉजिटिव सोच उसमें निर्माण होती है। और पॉजिटिव सोच के साथ में जीवन जब आदमी जीता है तो उसके साथ में जो जुड़े हुए लोग रहते हैं उनके अंदर भी इसकी वजह से वो पॉजिटिविटी आती है। जीवन को नए नजरिए से, एक सकारात्मक नजरिए से, परमेश्वर के साथ में एक सकारात्मक नजरिए से वो अपने जीवन जीने के जो भी एंगल है, जीवन जीने के जो भी क्षेत्र है, सभी जगहों पर ये जो उसने प्राप्त किया हुआ है भगवान पे भरोसा और स्वीकार वगैरह, इसके साथ में जीते हुए जीवन के हर एक क्षेत्र में बगैर दारू के इतना सुंदर जीवन जिसने कभी जीवन में कल्पना नहीं करी थी। ये शराब पीने की मेरे नसीब में भी या मेरे तकदीर में भी अच्छा जीवन आ सकता है। तो एटीट्यूड चेंज हो जाता है, और जब एटीट्यूड चेंज हो जाता है व्यक्तियों के प्रति, परिस्थिति के प्रति और वस्तुओं के प्रति, एक बार एटीट्यूड चेंज हो गया और वो एटीट्यूड पॉजिटिव बन गया, तो फिर उसको किसी से शिकायत नहीं रहती।
कोई शिकवा गिला उसको रहता नहीं है। तो ये 12 कदम के माध्यम से बगैर दारू के एक वंडरफुल, आश्चर्यकारक, जो उसने कभी सपने में नहीं सोचा था, इस तरीके से लाइफ वो जी सकता है। और इस तरीके से लाइफ जीने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने दारू बंद करने के लिए और बगैर दारू के एक सुंदर जीवन जीने के लिए 12 तत्वों का एक प्रोग्राम, ठोस प्रोग्राम, एक शराब पीने वाले आदमी के लिए दिया हुआ है। अगर वो करता है तो सुंदर लाइफ बहुत सुंदर लाइफ उसके सामने में अल्कोहलिक एनोनिमस रखती है। तो इस तरीके से अल्कोहलिक एनोनिमस का ये जो नियम मैंने बताया, ये सब के सब आध्यात्मिक नियम है। यहाँ कहीं पर भी कुछ भी किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से बॉन्डिंग नहीं है कि मैंने ये करना ही चाहिए। मेरे को जिस तरीके से, उस शराबी को जिस तरीके से जमता है उस तरीके से वो अगर करता है तो एक मस्त, एक एंजॉय भरी और फियरलेस लाइफ वो जी सकता है। तो इस तरीके से आध्यात्मिक प्रोग्राम अल्कोहलिक एनोनिमस एक शराबी के लिए देता है। उसकी वजह से एक सुंदर जीवन उसके हिस्से में आता है। तो संजय, मेरे को इस आध्यात्मिक प्रोग्राम के बारे में जो बताना था मैंने बता दिया। बी कंटिन्यू। धन्यवाद मोहन भाऊ, बहुत अच्छी तरीके से और बहुत डिटेल मोहन भाई ने बताने की कोशिश की। और जो भी बताया है, ये जो 12 स्टेप है हमारे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मोहन भाई ने शेयर करते वक्त बार बार ये चीज़ बोली कि भाई ये आध्यात्मिक, ईश्वर, परमेश्वर, ये जो शब्द है वो बार बार आते गए। एक्चुअली हमारा जो प्रोग्राम है अल्कोहलिक एनोनिमस का, ये किसी धर्म, जाति या किसी से बिलोंग नहीं करता। इसलिए ईश्वर, परमेश्वर जो बार बार कहा गया है, हमारा प्रोग्राम जो है वो धार्मिक प्रोग्राम न होते हुए वो एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है कि जो व्यक्ति जिस ईश्वर, जिस परमेश्वर, जिस धर्म से बिलोंग करता हो, उससे उसके अपने भगवान को, अपने परमेश्वर को, अपने इसको मैंने पहले भी बताया था, तो उसे पूरी तरह स्वतंत्रता है। और ये जो 12 स्टेप जो बोले गए हैं, ये 12 स्टेप का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में सिर्फ पहली जो स्टेप है उसमें ही अल्कोहल के बारे में बोला गया है कि हम अल्कोहलिज्म यानी ये जो बीमारी है अल्कोहल के सामने हदबल है और हमने हमारा जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। तो उसके बारे में जो बाकी 11.5 स्टेप्स है, जो पायरिया है, उसमें एक सुंदर जीवन की संकल्पना जो है वो रखी गई है। और उसका जो आचरण है वो जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद कंटिन्यू जब मीटिंग करता है तो उसे हर एक आदमी को अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से इन सारी चीजों की अनुभूति आती जाती है। और उसके बाद उसका जो लाइफ है वो पूरी तरह चेंज होते जाता है। उसकी स्व की इच्छा जो होती है, अभी जो मोहन भाई ने बोला कि स्व की इच्छा खत्म होके परमेश्वर की, उच्च शक्ति की क्या इच्छा है और वो इच्छा शक्ति के अनुसार उसके जीवन का जो मार्गक्रमण होता है वो किस तरह होता है। और उसके बाद जो उसे अनुभूति आती है, अनुभूति यानी क्या कि वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतनी सुंदर एक जीवन की वो जब व्यतीत करना चालू होता है। और आज में ना कल, दोनों कल यानी बीता हुआ कल या फिर आने वाला कल, इसके बारे में न सोचते हुए आज के दिन का जब वो आनंद लिया जाता है, तो ये एक शराबी के साथ जब होने जाता है और वो जब नया एक जीवन लेके उभर के आता है, तो वही खुद में ये विश्वास नहीं कर पाता कि जो मेरे लाइफ की डिपेंडेंसी ये पूरी तरह अल्कोहल पे हो चुकी थी। उसके रीजन भी मोहन भाई ने बहुत विस्तृत बताए कि वो एक अल्कोहलिक जो है वो शराब एक तो खुन्नस, भीति और या फिर लैंगिक समस्या, इन चीजों के वजह से पीता है। तो ये जो भीति है, ये जो भय है, ये भय पूरी तरह उसके लाइफ में से जाने के वजह से वो अपनी तरह अपने यानी आध्यात्मिक साधनों का अनुकरण करते हुए वो एक सुंदर लाइफ जी सकता है। तो भाई और बहनों, हमारा जो शेयरिंग था वो अगर हम बोलते बैठे तो दिन भर ये हो, लेकिन आपका सेशन खत्म हो गया है, 8 बज चुके हैं। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो आप मोहन भाई या फिर मुझे पूछ सकते हैं। और मैं किनेकर इससे विनंती करूंगा कि अगर सेशन कोई प्रश्न नहीं है तो सेशन आप समाप्त कर सकते हैं। 1 मिनट संजय सर और मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने अच्छा बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस इस एनोनिमस। संस्था अंतर्गत हमें एनोनिमस इस संस्था अंतर्गत हमारे इस योगाहार क्लास में दिया। आपका धन्यवाद। और हमारे साथ और भी सभी भाई बहन जुड़े हुए आपसे थोड़ा और समय लेना चाहते हैं संजय जी। और तो मैं सबसे पहले आदरणीय हमारे अनुसंधान केंद्र से पवन कुमार सर है ज्वाइन, पहले हरिद्वार चलते हैं, फिर हम सबके सवाल लेंगे। और बस संजय जी हमें 10-15 मिनट और लगेंगे, बस बाकी हम जी धन्यवाद रंजना जी, बहुत धन्यवाद। सुंदर आज की कक्षा हमारी बहुत सुंदर रही है। दोनों हमारे मुख्य अतिथियों को बहुत अभिनंदन। अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था का भी अभिनंदन। सुना मैंने बहुत बार था कि ऐसे काम करते हैं, लेकिन आज डिटेल में जानने का मौका मिला है। और कुल मिलाकर के निष्कर्ष निकला है कि किसी भी प्रकार का व्यसन हो, उससे निकलने का जो मार्ग है वो आध्यात्म के मार्ग से ही बाहर निकलेगा। तो ये बिल्कुल आपने स्पष्ट रूप से भी बताया है। और मेरे लेकिन कुछ प्रश्न हैं जो कि, और जो समय को देखते हुए हम अगर चाहें तो सेशन को कल भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हम सॉल्यूशंस पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। और जो आपके 10 स्टेप्स हैं इसको भी पुनरावृत्ति अगर होती है तो फिर इसको भी हम और डिटेल में सुनना चाहेंगे। साथ ही मेरे दो तीन जो प्रश्न हैं वो ये हैं कि समाज में केवल अल्कोहल ही नहीं, बाकी अन्य ड्रग्स का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। इनफैक्ट अल्कोहल से भी ज़्यादा उसका प्रचलन है, जो कि चोरी छुपे और इवन बच्चों तक भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इस विषय पर क्या संस्था कुछ करती है, और अगर करती है तो वो क्या करती है? और विशेष रूप से ये बच्चों के प्रति जो काफ़ी ज़्यादा उसमें पुड़िया में और बाकी सब चीज़ों में करते हुए कई सारी चीज़ों में ये करते हैं, उसके लिए हमारी सोच क्या है, हम क्या कार्य करते हैं, हमें क्या करना है? नंबर 1। नंबर 2 प्रश्न है कि जो अल्कोहल और बाकी अल्कोहल में विशेष रूप से ये देखने में आया है कि बड़े शहरों में और बाकी जगह पर भी इसका प्रचलन महिलाओं के बीच में भी धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। और उसको एक मॉडर्नाइज़ेशन के रूप में भी इसको लेने का करते हैं। तो इस विषय पर हमें किस प्रकार की रणनीति, क्या वो रणनीति उतनी ही वही रहेगी या उसमें कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है? और इसमें जो हमारा आध्यात्म का मार्ग है उसको हम किस तरह से हम कर सकते हैं? ये 2 मुख्य प्रश्न हैं जो मेरे मन में आए हैं। और इस विषय पर भी अगर हमारी चर्चा हो सकती है और समाधान हो सकता है तो हम कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे प्रश्न होंगे, मुझे विश्वास है हमारे साथियों के, तो उनके भी प्रश्न लिए जाएँ और उनको आज सुन लें और कल उनका समाधान करने का प्रयास करें। साथ ही हमारी जो योग की कक्षा रही उसके बारे में भी कुछ सुझाव हैं, तो आने वाले समय पर उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम जैसा कि आज की हमारी योग शिक्षिका ने बताया कि हम कोई भी बीमारी स्वरूप अगर कोई योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो कम से कम 15-20 मिनट तक के उसको ज़रूर करें। मुझे भी यही लगता है कि कई बार हम सारे साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कुछ चीज़ें जो शायद ज़रूरी हैं और उसको ज़्यादा करना चाहिए, उसको हम छोड़ देते हैं कि ये स्वतः ही हो जाएँगी। तो इस मंच के माध्यम से भी ये सुझाव है कि अगर हम अपने योग सत्रों को कभी-कभी, रोज़ नहीं, कभी-कभी बीमारी आधारित कर लें, जो बीमारी से ज़्यादा लोगों को परेशानी है, जैसे आजकल कहते हैं कि डायबिटीज़ और इसकी बीपी की बीमारी ज़्यादा है, तो उससे संबंधित योग सेशंस को केंद्रित करें, वाले सेशंस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो हो सकता है कुछ साथियों को इससे सारी प्रक्रिया को करने में भी इसी सत्र में ही उसका समाधान भी और उसको प्रैक्टिस उसकी हो जाएगी। तो ये सुझाव, इस पर हम चर्चा आने वाले समय पर कर लेंगे। इतना कह कर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी को। ओम प्रणाम। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बहुत शानदार। आगे हमारे आगे हमारे संजय सर, अगर हमारे पवन सर ने जो 2 पॉइंट्स रखे, 2 सवाल रखे, अगर आपने सुने होंगे तो आप थोड़ा सा मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। और मोहन भाई हम प्लीज वो एक क्वेश्चन कल कंटिन्यू कर सकते हैं, कल समय होगा। मोहन भाई आपका क्या विचार है? हेलो।
हाँ जी मोहन सर। भाई। हाँ हाँ। बहुत सुंदर। भाई साहब ने बहुत सुंदर जो समाज में देखा उन्होंने, बच्चे भी है और आजकल तो सही बात है, बहुत ही सही बात है। मैं जिस शहर में रहता हूँ, कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां हुक्का पार्लर तो आजकल तो है। एक्चुअल अब वो कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि जिनकी इच्छा है उसी को मदद कर सकते हैं। और सुनते नहीं है या फिर हम कर नहीं सकते तो फिर गुटखा है या फिर जुआ सट्टा खेलना है या फिर और भी तंबाकू के लिए भी है। तो हमारे जो ये 12 स्टेप या फिर ये जो हमने तत्व बताए हैं, 12 तत्व जो हमने बताए हैं, तो उसी को फॉलो करते हुए हम गुटखा सट्टा जुआ या फिर परस्त्री गमन या फिर इस प्रकार से और जो चीजें हैं इसको हम लागू करके उनको भी हमारे जीवन से हम हद पार कर सकते हैं। तो यही यही तत्व उन चीजों में भी लागू किए जा सकते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं। मैं भाई साहब, क्या आप सेटिस्फाइड है मैंने जो बताया? तो हम कोई गवर्नमेंट का या या फिर इस तरीके से बंदी का कार्यक्रम नहीं करते। जिनकी विलिंगनेस होती है उनको हम मदद करते हैं। शराब के लिए सिर्फ हमारा सिंगलनेस ऑफ पर्पज है, मगर फिर किसी को कोई गुटखा या फिर शराब बाकी और कोई चीजें है जिनका तकलीफ है तो इन तत्वों को वो फॉलो कर सकते हैं। तत्व हम डाल देंगे कल की, उसका हम कौन कौन से 12 तत्व है वो डाल देंगे, उसको फॉलो करते हुए कर सकते हैं। बाकी भी चीजों के लिए कई लोगों ने हमारे यहाँ सिगरेट बंद करी, चाय बंद करते, कई लोग करते। कई लोग जुआ सट्टा भी खेलते थे, उन्होंने भी एक दिन मैं आज जुआ नहीं खेलूंगा, एक दिन मैं आज सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज के दिन मैं चाय नहीं पीऊंगा। ऐसा करते हुए शराब के साथ साथ में और भी जो दूसरे शौक थे उन्होंने उनको भी अपने जीवन से हद पार कर दिया है। धन्यवाद भाई साहब। जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर। मैं मेरा जो आपने बात बताई है, एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द उसमें बताया आपने, ऑफर। ऑफर आते हैं, ये ऑफर कैसे बंद किए जाएं, इसके प्रति समाज का क्या दायित्व होना चाहिए, इस विषय पर भी हम अगर संभव हुआ तो हम कल भी बातचीत कर लेंगे कि ये, क्योंकि समस्या ज्वलंत है और इसको एक एंजॉयमेंट के रूप में देखा जाता है, तो इसलिए कोई उसको एकदम से जरा सी अपनी उसमें वो नहीं कर पाते हैं। और आपने सही कहा कि ये स्वैच्छिक कार्यक्रम है, जो स्वेच्छा से अपनी किसी भी व्यसन को बंद करना चाहेगा, लाभ उसी को ही होगा। जोर जबरदस्ती से तो काम नहीं हो पाता है। तो ये स्वेच्छा की भावना को कैसे बढ़ाया जाए? अच्छा, हम स्वेच्छा नहीं ला सकते हैं, लेकिन भावना को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर भी हम अगर चाहें तो आपके विचार आप दे सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, हम कर सकते हैं ना, आपके साथ में फिर हम शेयर कर सकते हैं। और हमारे हमारे पास में जो भी मार्गदर्शित है, जो हमने प्राप्त किया है हमारे पूर्वजों से, वो पूर्वजों ने हमारे को जो दिया हुआ है हम पास इट ऑन कर सकते हैं। एक्चुअल क्या है कि हम लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है हमने एंजॉयमेंट से चालू किए, क्यूरियोसिटी के हिसाब से चालू किए या फिर सराउंडिंग हमारे को वैसा प्राप्त हुआ, मगर हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कोई किसी ने भी हमको ऐसा औंधे मुंह गिराकर हमारे मुंह में शराब नहीं उंडेली। हमारी स्वेच्छा से हम उधर गए। हमारे को अच्छे दोस्त भी थे और वैसे भी दोस्त थे, हमने ही चयन किया, अच्छे दोस्तों को छोड़ दिया, हमने ही चयन किया उस वातावरण का, उस अट्रैक्शन का हमने ही चयन किए। तो वो लालच हमारे अंदर होने की वजह से हम उधर ज्यादा मुड़े। तो हम इसके ऊपर और भी चर्चा कर सकते हैं डिटेल में, कोई हरकत नहीं। जी धन्यवाद। आगे कंटिन्यू करें रंजना जी। जी 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 धन्यवाद। और हमारे सदन में और जी गणेश सिंह यमेल गौर सर ने हैंड राइज किया है। आप अपना सवाल करिए सर। जी ओम। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि, इनसे हमारा सवाल है कि नशा मुक्ति अभियान के तहत जो इस शराबी को 3 महीने या 4 महीने 6 महीने तक नशा मुक्त अभियान में रह करके शराब छुड़वाया और फिर वो गांव में आकर के फिर वो की वही स्थिति उसकी वापस पुनः बन चुकी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत शराब बेचे जा रहे हैं
और शराब बनाने के कारोबार जंगलों में इतने बड़े भयानक लगे हुए हैं कि दो दो राज्य की सरकार उसको पकड़ नहीं पा रही है। ट्रकों से और टैंकरों से शराब बनता है। ट्रैक्टर का जो टैंकर होता है ना, पानी लाने वाला, इतने इतने बड़े टैंकरों से शराब बनती है। उस विषय में आप थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे क्या? वैसा तो हमारा व- वैसे तो हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है। फिर भी आप अगर देखेंगे कि कोविड के वक्त ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप में मैसेज आए थे कि गवर्नमेंट का जो आय होती है मैक्सिमम शराब या फिर शराब से जो पैसा होता है मैक्सिमम गवर्नमेंट का वो होता है। और दूसरा जो शराब बंद करते हैं फिर 3-4 महीने के बाद में चालू करते हैं। तो वो जो हमारा जो 12 स्टेप प्रोग्राम है तो वो संदर्भ में वो लोग नहीं है। उसको बोलते हैं डी एडिक्शन सेंटर या फिर व्यसन मुक्ति केंद्र। वहां रहने के बाद में उनको चार दीवारी में रहने की वजह से शराब से दूर रहना पड़ता है। मगर बाहर निकलूंगा तो मैं दारू पीऊंगा ऐसी इच्छा भी वहां बनी रहती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बाहर निकलने के बाद में, और जो शराब की जो बिक्री है वो तो गवर्नमेंट का काम है, वो गवर्नमेंट देखती है। जैसा कि हमने पहले कहा कि जिसकी शराब बंद करने की इच्छा है उसका उनके लिए हमारा हाथ मदद के लिए तैयार रहता है। फिर वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट के काम में हम दखल अंदाजी तो नहीं कर सकते। और हमने जैसा पहले कहा कि 100 लोग दारू पीते हैं उसमें से 8 या 10% लोग ये 24x7 या शराबियत नाम की जो बीमारी है उसके अंतर्गत आते हैं। बाकी 90% लोग तो एंजॉय करते हैं शराब को, उनको कोई तकलीफ नहीं, उनके परिवार को कोई तकलीफ नहीं, उनकी वजह से समाज को कोई तकलीफ नहीं। मेरे सामने एक फैमिली रहती है, लगभग 7-8 साल रहे, अभी वो कोई दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए। तो 7-8 साल रहने के बावजूद मेरे को कभी भी ऐसा, जबकि मैं अभी 19 साल मेरे को हो गए मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, तो मेरे को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये आदमी शराब पीता है। मगर एक दिन उन्होंने मेरे को बताया कि मैं हफ्ते में एक दो बार लेते रहता हूँ। मगर तो मेरे को आश्चर्य हुआ, कई लोग ऐसे हैं कि जो कंट्रोल ड्रिंकिंग जिसको बोलते हैं करते हैं। तो जो 10%, 10% जो लोग हैं, तो वो हमारी एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं कि फेलोशिप बोलते हैं, कि तो वो फेलोशिप जिनकी बंद करने की इच्छा है उसको मदद कर सकती है। बाकी गवर्नमेंट के काम में हम दखलंदाजी या फिर हमारा हम अकेले ही है दारू बंद करने के लिए। जैसा कि अभी पूर्व में बहुत अच्छी बात, और उसके पहले मैंने भी कही थी कि एक स्पिरिचुअल वे, एक आध्यात्मिक रास्ता अगर आदमी को मिलता है तो मेरे को लगता है कि दारू ही नहीं और भी जो शौक उसने पाल रखे हैं, एक स्पिरिचुअल वे जिसको हम सत्संग बोलते हैं, सत्संग के माध्यम से कर सकते हैं। अकेले ये संस्था नहीं है, और भी दुनिया में कई सत्संग है, कई सत्संगों के माध्यम से लोग अपने शौकों से दूर रहे तो कर सकते हैं। अवेयरनेस हम लोग समाज में लाते हैं, फिर भी जिसको जो करना है वो करना ही करना है। धन्यवाद भाई साहब। जी जी। कल भी जुड़ेंगे। जी ये प्रोग्राम कल कंटिन्यू हैं? तो कल सवाल कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय श्री मोहन जी और आदरणीय श्री संजय जी, इनको भी कहीं जाना होगा और वो भी ड्यूटी करते हैं। तो समय लेते हुए हम यही पर विराम देते हैं। तो आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को ये मंच सौंप देते हैं। जी आदरणीय धन्यवाद हम गंगा हम जी। हम और लोग आज के हमारे हम लोग हम लोग एक प्रेयर ले सकते हैं क्या? जी जी बिल्कुल सर। हाँ जी देखो जी। भैया, और कल हम लोग प्रेयर, जी हाँ चलेगा, हमारे को आपने और भी बुलाया तो भी चलेगा। हम प्रेयर बोलते हैं, हमारे बाद जी में आप लोग प्रेयर करेंगे। प्रभु जी प्रभु हमें प्रदान कर हमें प्रदान कर समाधान समाधान, हमें प्रदान उन समाधान, चीजों उन चीजों को अपनाने उन चीजों को अपनाने उनकी जो अपन है जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जिन्हें हम बदल नहीं जिन्हें सकते, हम बदल नहीं सकते। साहस 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 उन चीजों को बदलने उन चीजों को बदलने
जिन्हें हम बदल सकते हैं, जिन्हें हम बदल सकते जिन्हें हैं, हम बदल सकते हैं, और समझ और समझ और समझ इन दोनों के बीच का फर्क इन दोनों के बीच का फर्क पहचानने के लिए पहचानने के लिए पहचानने के लिए भगवान भगवान तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी नहीं। मेरी नहीं। चलो, सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। कल रहेंगे आदरणीय दोनों चीफ गेस्ट महोदय, आदरणीय करण जी और मोहन जी। कल हमारे भाई बहनों के कई सवाल हैं, वो सवाल कल कर पाएंगे। एमएलए गौर साहब ने हैंड रेज किया था और अन्य साथियों ने कल सवाल ले लेंगे। अशोक जी ने भी हैंड रेज किया था। हमारे कई इस विषय पे सवाल होंगे और उनके जवाब मिलेंगे। और कल तक के लिए हम आज का सेशन समापन करते हैं। और आज हम हमारे सेशन में उपस्थित आज के जो हमारी बहन ज्योति जी ने योग क्लास ली, बहुत ही सुंदर योग क्लास ली, और उन्होंने जो सुझाव दिया, उनका सुझाव आदरणीय पवन कुमार जी ने इस पर हम विचार करने की बात कही है। क्योंकि हम अगर रोग के अनुसार कोई विशेष रोग है उस पर हम योग करेंगे किसी विशेष दिन, यह अच्छा कार्यक्रम होगा ताकि लाभ मिलेगा। आदरणीय रंजना जी, आपने योग हमारी योगाचार्य बहन और आज के चीफ गेस्ट महोदय को जोड़ा, आपके पुरुषार्थ को योगा हर परिवार नमन करता है। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भारती पाटिल जी, आदरणीय बनय सिंह जी, आदरणीय दिनेश सिंह सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजड़ जी, आदरणीय घनश्याम जी, आदरणीय जितेंद्र जी, आदरणीय ज्योति पाटिल जी, आदरणीय कल्पना कोटले जी, आदरणीय आज के चीफ गेस्ट महोदय करण जी, आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय रविशंकर मेहरा जी, आदरणीय राशि जी, आदरणीय रवि आदित्य जी, आदरणीय संगीता जी, आदरणीय सत वर्मा जी, आदरणीय श्रीकांत जी, आदरणीय उमाशंकर जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी, आदरणीय विनोद शर्मा जी, आदरणीय योगहर परिवार रिकॉर्डिंग जो हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम जुड़े हैं, और जो समय अधिक होने के कारण म्यूट हुए हैं, चले गए हैं, और इस उनको सबको आभार ज्ञापित करते हैं। पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पतंजलि हरिद्वार एवं पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश पूर्व, योगहर परिवार आप सबका आभार ज्ञापित करता है। और ये महत्वपूर्ण विषय पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, यह चर्चा हम जारी रखें। कल हम पुनः सुनेंगे, अपने साथी मित्रों को परिवार के साथ और जुड़े ताकि हम इससे अधिक से अधिक लाभ ले सकें। और बहन ज्योति जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और आपके जैसा आपने कहा है, और मुझे लग रहा था कि आज आपको 1 घंटा और चाहिए था, और मन भी हो रहा था, लेकिन एक उसकी पहले से एक कार्यक्रम सेट था। आगे हम चर्चा करेंगे इस विषय पे और आपको सुनेंगे, क्योंकि आप अपने सभी साथियों के साथ तुरंत जुड़ती हैं, और आपके बहुत अच्छा जो मित्र मंडली है और जो आपके सेशन है, इसको मैं प्रणाम करता हूं कि आप लगातार इसी प्रकार से इस राष्ट्र प्रसाद में करते रहिएगा। इससे हमें सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। यही यज्ञ है, यही पुण्य है, यही तपस्या है, यही भजन है जो हम लोगों को, परिवारों को सुखी बना रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। ओम जी ओम। जी ओम। जी बहन जी, म्यूट हैं आप, कुछ कहना चाहते? जी जी जी, ज्योति जी म्यूट हैं आप, अनम्यूट हो जाइए। धन्यवाद, आपके जैसे परिवार हमें मिला है। अनम्यूट कर लीजिए आप, म्यूट हैं अभी। म्यूट है, अनम्यूट। नहीं, आपको आवाज आ रही है। नहीं, अभी आप म्यूट हो गए, म्यूट है भैया। अनम्यूट हो जाए। हाँ हाँ हाँ। धन्यवाद, आप सभी ने इतनी देर तक मुझे म्यूट सुना हो है। गई आप। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही बहन जी, आ रही बहन जी, आवाज आ रही आपकी। आ रही, आ रही, आ रही बहन जी। धन्यवाद, आप सबने मुझे इतनी देर तक सुना, क्योंकि आज टाइम बहुत हो गया था, 10 मिनट ज्यादा हो गए थे। 7 बजे 8:30 बज क्लास गए। खत्म होती, पर मैंने ज्यादा ले लिया आज 10 मिनट, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि अपना 5:30 से 7 बजे तक है, इसलिए मेरे वजह से देर हो गई, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ, बाकी कुछ नहीं। ऐसे ही आप जब भी मुझे आमंत्रित नहीं करें, नहीं, मैं आपका आपके लिए आप ऐसा कभी भी। आज 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 ऐसा आभास हुआ। जी बहन। क्या हुआ? आज आपकी वजह से आज हम इसका बदलेंगे।
नहीं, आज कोई रोग अनुसार योग कराएंगे अपन कि विशेष उसमें कि कोई जिन्हें कोई समस्या है उसका समाधान कैसे हो ताकि लाभ मिले। आज इस पर विचार किया गया। आपकी वजह से कितने परिवारों को लाभ मिलेगा ये भी आज निर्णय लिया गया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और जी, कल और जुड़ते रहिएगा जी जब मैं भी। कुछ ये कहना तो चाहती आज हूँ। हम 827 दिन पूर्ण कर चुके हैं। जी स्वागत है। जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि ज्योति बहन ने बहुत अच्छी क्लास ली और हमारे चीफ गेस्ट ने भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया हमारे इस योगा मंच पर। मगर ज्योति जी को कल हमने कह दिया था कि कल कोई ऐसे जैसे शुगर है या थायराइड है या कोई भी समस्या है इस पर कल आप करिए। ज्योति बहन हमने कहा था हाँ ना कहा आपको। था। तो ये हाँ तो ये अच्छा होगा क्योंकि आपने तो योग का 2 दिन कर लिया है मगर आज ना आप स्पेशली आपका ये होना चाहिए कि आप जो भी समस्या है बीमारी है उस पर आप आज करिए। जैसे कि थायराइड है जिनको कोई समस्या है तो जिनको रहता है कोई बीपी शुगर है इनके पर हमें करना चाहिए। ये हमने कल ही तय कर दिया था। तो बस धन्यवाद ज्योति बहन आपका और कल जुड़ी है। और आपने कल टाइम शाम को बताया, नहीं तो और भी मेरे पास कुछ था तो थोड़ी पढ़ लेती तो और बता देती डायबिटीज के बारे में, थायराइड के बारे में। पर कल क्या हुआ, मेहमान भी थे मेरे यहाँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं, जितना मालूम था उतना बताया। और पढ़ लेती तो और बता सकती थी, अगर जल्दी बता देते आप तो कुछ बात जी नहीं। हाँ अच्छा, धन्यवाद आपका सभी का। जी ज्योति बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अभी हम कल मिलते हैं फिर। आगे तय कर लेंगे। आगे आगे तय कर लेंगे। आगे आगे हम तय कर लेंगे। रंजना जी आगे तय कर लेंगे अपन कि किस दिन कौन व्यक्ति किस रोग के ऊपर समाधान के ऊपर बोलेगा, योग हाँ, सिखाएगा। जी हाँ, जी जी सभी को ओम। सबका दिन मंगलमय जी हो। ओम। इसी के साथ धन्यवाद। कल मिलते हैं सुबह 5:30 बजे। तब तक ओम। और रंजना दी आप मुझे वो ग्रुप में डाल दो, आपके जो ग्रुप है ना। रंजना जी, जी जी आपको जोड़ देते हैं। हाँ जोड़ दो आप वो और ग्रुप में। आप जितने भी नंबर देंगे ज्योति बहन जी सबको इस ग्रुप में जोड़ देते हैं। आप हमें नंबर दे दो, रंजना जी को नंबर भेज दो सारे। हाँ हाँ जो नंबर रंजना जी को आप दे देंगी सबको जोड़ देंगे आपको साथ। चलेगा चलेगा। ठीक। चलो ठीक ओम। धन्यवाद। हरि ओम।